इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पार्ट 5। इस वीडियो में हम लोग यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और गॉस लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। गॉस लॉ क्या होता है और उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ये सब के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक है हम लोग का यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर हम लोग डिस्क्रीट चार्ज लेते हैं तो डिस्क्रीट चार्ज मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट चार्ज है Q1, एक और पॉइंट चार्ज है Q2, एक और पॉइंट चार्ज है Q3। ये सब डिस्क्रीट चार्जेस हैं, क्योंकि इन चार्जेस में हम लोग बता सकते हैं कि ये इसी पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है और इसका वैल्यू कितना है। फॉर एग्जांपल इसका वैल्यू 2 कूलम, तो इस पॉइंट पे 2 कूलम एग्जिस्ट करता है। इस पॉइंट पे हो सकता है इसका वैल्यू है 4 कूलम, तो इस पॉइंट पे 4 कूलम एग्जिस्ट करता है। तो ये चीज़ है, ये है मेरे पास डिस्क्रीट चार्जेस। अब हम लोग को देखना है कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फॉर एग्जांपल ये एक रॉड है और ये रॉड मेरा चार्ज्ड है Q चार्ज से, टोटल चार्ज इसमें Q है। तो अब हम लोग किसी भी एक पॉइंट पे बता नहीं सकते एग्जैक्टली कितना कूलम चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल अगर 10 कूलम चार्ज पूरे मेरे रॉड पे है तो किसी एक पॉइंट पे हम लोग बता नहीं सकते हैं, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसलिए इसको कहते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये पूरा चार्ज इस पूरे रॉड पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब इक्वल क्रॉस सेक्शन में। जैसे अगर हम लोग यहाँ 1 सेंटीमीटर लेंथ का ले लें तो इस 1 सेंटीमीटर के पार्ट में जितना चार्ज होगा वो यहाँ पे भी अगर 1 सेंटीमीटर लेंगे तो भी उतना ही पार्ट होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। हर 1 सेंटीमीटर में इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा मेरे पास। अब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरीके से हो सकता है, क्योंकि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट होने वाले हैं, जो चार्ज ऑब्जेक्ट, वो 3 तरीके के होंगे। पहला 1D, दूसरा 2D और तीसरा 3D। अगर 1D हम लोग देखें तो ये 1D क्या हो सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल रॉड के पास सिर्फ लेंथ होगा मेरे पास। तो अगर लेंथ होगा तो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं इसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये एक लाइन के अलॉन्ग है। अब फॉर एग्जांपल इस पूरे रॉड में Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है मेरे पास, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी एक टर्म है, वो उसका वैल्यू क्या होता है मेरे पास? लीनियर चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है मेरे पास? डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो अगर यहाँ पर Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मास का डेंसिटी देखें किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि पूरे वॉल्यूम में कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिमिलरली यहाँ पर क्या डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे पास? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो चार्ज क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? चार्ज। और किस डायमेंशन में हो रहा है? 1 डायमेंशन में। किस पे? लेंथ। तो पूरा चार्ज, टोटल चार्ज है Q बाय टोटल लेंथ है मेरे पास L। ये हो गया मेरे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। अब अगर हम लोग यूनिट लिखना चाहें तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? चार्ज का यूनिट होता है मेरे पास कूलम। और लेंथ का यूनिट क्या होता है? लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो पर मीटर, क्योंकि मीटर डिनोमिनेटर में है। तो ये था मेरे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया मेरे पास? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि एक सिंगल डायमेंशन ऑब्जेक्ट होगा जिसमें मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। उस लीनियर चार्ज डेंसिटी उसका क्या होगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो टाइप है वो लीनियर है, और लीनियर में सिर्फ एक ही डायमेंशन होता है, वो मेरा लेंथ। इसलिए लैम्डा इक्वल टू Q/L, और इसका यूनिट क्या हो गया मेरे पास? कूलम पर मीटर। Q मेरे पास टोटल चार्ज है ऑन रॉड, और L मेरे पास लेंथ ऑफ चार्ज है, लेंथ ऑफ रॉड है। अब हम लोग को कोई DQ निकालना है किसी एक सेगमेंट में। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास रॉड है, अब किसी एक छोटे से सेगमेंट पे हम लोग को DQ निकालना है, चार्ज कितना होगा। तो फॉर एग्जांपल पूरा का लेंथ अगर L है तो इस छोटे से सेगमेंट का लेंथ क्या होगा मेरे पास? इस छोटे से सेगमेंट का होगा लेंथ मेरे पास DL। तो DQ क्या होगा? यहाँ से अगर हम लोग देखें तो Q इज इक्वल टू क्या आ रहा है? यहाँ से Q इज इक्वल टू आ जा रहा है मेरे पास लैम्डा इंटू L। यानी कि इस छोटे से DL के लिए मेरे पास क्या होगा? DQ लैम्डा इंटू इसका लेंथ क्या है? DL। यानी कि इस कोई भी छोटे से पार्ट के लिए क्या होने वाला है मेरे पास? DQ लैम्डा इंटू DL फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग को क्या क्या सीखने को मिला? हम लोग को सीखने को ये मिला कि लीनियर यानी कि सिंगल डायमेंशन होने वाला है मेरे पास, सिंगल डायमेंशन ऑब्जेक्ट मेरे पास चार्ज रहेगा, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, इसलिए जो चार्ज डेंसिटी निकलेगा वो मेरे पास होगा टोटल चार्ज
बाय लीनियर है इसलिए लेंथ, तो टोटल चार्ज बाय लेंथ, ये आ गया मेरे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी। और कोई स्मॉल सेगमेंट का अगर हम लोग को डी क्यू निकालना है, स्मॉल सेगमेंट के ऊपर चार्ज निकालना है, तो वो क्या होगा, स्मॉल सेगमेंट का लेंथ डी एल इंटू लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। अब अगला टॉपिक है मेरे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए होगा, 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए। जो ऑब्जेक्ट्स 2D है उनका क्या होगा मेरे पास, एरिया, तो पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है मेरे पास चार्ज। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी अगर हम लोग जो टोटल चार्ज है वो Q ले लेते हैं और इसका एरिया फॉर एग्जांपल हम लोग A ले लेते हैं या फिर S ले लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में NCERT में S से डिनोट किया गया है। तो टोटल चार्ज Q और एरिया S हो गया मेरे पास। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब वापस से चार्ज डेंसिटी निकालना है, तो न्यूमरेटर में क्या होगा मेरे पास, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज यहाँ पर वापस से Q है और सरफेस का है इसलिए सरफेस एरिया आएगा। सरफेस एरिया क्या है मेरे पास, S। तो ये हो गया मेरे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी Q/S। अगर हम लोग यूनिट लिखना चाहें तो Q का यूनिट क्या होता है, Q का यूनिट होता है कुलम, और सरफेस एरिया का यूनिट होगा मेरे पास मीटर स्क्वायर। तो यानी कि क्योंकि डिनोमिनेटर में इसलिए यहाँ पर m⁻²। ये हो गया मेरा सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब अगला dq अगर हम लोग को निकालना है किसी एक स्मॉल इसमें सेगमेंट कैसा होगा, इसमें फॉर एग्जांपल ये पूरा मेरा शीट है, तो इस शीट में ये जो छोटा सा एरिया है ये एरिया क्या होगा, ds, क्योंकि पूरा का एरिया क्या है मेरा s, पूरा का एरिया s है इसलिए छोटा से सेगमेंट का एरिया होगा मेरा ds। तो अगर हम लोग यहाँ ds पुट करें तो dq क्या आएगा मेरे पास, यहाँ से हम लोग को क्या दिख रहा है, यहाँ से हम लोग दिख रहा है कोई भी q इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू एस। और हमारे केस में सिग्मा इन, क्योंकि हम लोग को dq निकालना है इस छोटे से पोर्शन का, तो इस छोटे से पोर्शन का सरफेस एरिया कितना है, ds। तो छोटे से पोर्शन का सरफेस एरिया है मेरे पास ds, तो सिग्मा इंटू ds, ये आ गया मेरा dq। यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि Q/सरफेस एरिया होगा, क्योंकि अब ये 2D हो चुका है। और dq अगर निकालना है हम लोग को छोटे से एरिया में तो क्या होगा, सिग्मा इंटू ds। अब अगला टॉपिक है मेरे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब फिर से अब वॉल्यूम किसके लिए होता है, वॉल्यूम होता है 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ 3D ऑब्जेक्ट क्यूब बना हुआ है, तो 3D ऑब्जेक्ट का चार्ज डेंसिटी निकालना है हम लोग को। तो वॉल्यूम इसका फॉर एग्जांपल इसका वॉल्यूम V है और इसमें चार्ज है फॉर एग्जांपल टोटल चार्ज है वापस से Q। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं रो से, जैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से कर रहे थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लैम्डा से कर रहे थे, उसी तरीके से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग डिनोट करेंगे रो से। और इसका वॉल्यूम क्या होगा, सबसे पहले चार्ज डेंसिटी, तो सबसे ऊपर में न्यूमरेटर में होने वाला चार्ज, और डेंसिटी है तो वॉल्यूम यहाँ पर लिखा हुआ इसलिए 3D ऑब्जेक्ट हो गया, तो मेरे पास डिवाइड किससे होगा, वॉल्यूम से। चार्ज का यूनिट क्या होता है मेरे पास, चार्ज का यूनिट होता है कुलम, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, वॉल्यूम का यूनिट होगा मीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में तो यहाँ पर आ जाएगा -3। तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, रो इज इक्वल टू क्या आया, Q/V। इस केस में अगर हम लोग को dq निकालना है तो इस केस में dq का वैल्यू क्या होगा, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो Q इज इक्वल टू क्या आ रहा है, रो इंटू V। तो ये मेरा एक बड़ा सा बॉक्स है, इसमें से हम लोग एक छोटा सा बॉक्स निकालेंगे। इस छोटे से बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा, dV। क्यों, क्योंकि बड़े वाले बॉक्स का वॉल्यूम V है, तो इसका एक छोटा सा पोर्शन होगा, तो इसलिए हम लोग इसको dV से डिनोट करते हैं। तो पूरे पे चार्ज अगर Q है तो इस पे चार्ज क्या हम लोग मानेंगे, dQ। यानी कि dQ क्या आने वाला है, dQ आने वाला है रो, क्योंकि रो तो सेम होगा, रो डेंसिटी है, तो रो इंटू वॉल्यूम इसका क्या हो गया, dV। इस रिजल्ट को भी हम लोग को याद रखना है। तो फाइनली अगर हम लोग समरी करें तो समरी क्या हुआ मेरे पास, लैम्डा इज इक्वल टू Q/L लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा सिग्मा इज इक्वल टू Q/S, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा रो इज इक्वल टू Q/V। सिमिलरली dq निकालना है तो dq क्या होगा मेरे पास, लैम्डा के केस में यहाँ से dq इज इक्वल टू लैम्डा, और ये l इधर जाएगा इसलिए लैम्डा dl। सरफेस के केस में क्या होगा मेरे पास, dq इज इक्वल टू ये s इधर जाएगा इसलिए dq इज इक्वल टू सिग्मा ds, और इस केस में क्या होगा, dq इज इक्वल टू रो dv।
रो डी वी। ये फाइनल रिजल्ट आ गया मेरे पास, ये समरी हो गया कंप्लीट। अब अगला टॉपिक जो मेरे पास है, वो अगला टॉपिक है मेरे पास गॉस लॉ। अब गॉस लॉ के बारे में हम लोग पढ़ना है। तो गॉस लॉ क्या है? गॉस लॉ समझने से पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया का। तो कोई भी सरफेस एरिया मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल जैसे एक ये प्लेन शीट है, तो ये जो सरफेस एरिया वेक्टर होगा, ये सरफेस एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड्स होगा, यानी कि ये क्या हो गया? आउटवर्ड्स, नॉर्मली आउटवर्ड्स। तो ये इस डायरेक्शन में होगा मेरे पास एज वेक्टर। अगर हम लोग इस साइड से देखें तो यहाँ पर वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में आया, क्योंकि आउटवर्ड्स ये होगा। पर हम लोग क्योंकि इस साइड से देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सरफेस एरिया इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये हो गया मेरा सरफेस। अगर फॉर एग्जांपल ये एक सिलेंडर होता, तो सिलेंडर में क्या होता है? ये वाला तो पोर्शन मेरे पास साफ साफ सरफेस एरिया यहाँ पर नॉर्मली आउटवर्ड्स और यहाँ पे भी नॉर्मली आउटवर्ड्स दिख रहा है। पर यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर रेडियली आउटवर्ड होता है, क्योंकि सरफेस से यहाँ पर रेडियल जो होता है मेरे पास रेडियस, सर्कुलर सरफेस से रेडियस मेरा नॉर्मली आउटवर्ड्स ही आता है। क्योंकि अगर हम लोग सरफेस देखें, फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, तो ये जो सर्कल है मेरे पास, ये सर्कल पर ये जो लाइन होगा ये होगा मेरा टेंजेंट, और ये जो होगा ये होगा मेरे पास टेंजेंट पे नॉर्मल। इसलिए ये सर्कुलर रेडियली आउटवर्ड जो जाएगा, इसको क्या कहते हैं हम लोग? नॉर्मली आउटवर्ड्स। तो यही चीज़, ये जो चीज़ है, इसको बस हम लोग फ्लिप कर देते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से। तो ये ऐसा, और यहाँ से ये रेडियस ऐसा जाएगा, टेंजेंट ऐसा जाएगा, तो मेरा नॉर्मल ऐसा जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास। इसी चीज़ को अगर हम लोग सिलेंडर में देखें तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये था मेरा एक्सप्लेनेशन सरफेस एरिया का। अब ये फॉर एग्जांपल ये स्फेरिकल, तो इसमें रेडियली आउटवर्ड्स कैसा होगा? ऐसा। तो ये जो येलो वेक्टर दिख रहा है वो मेरे पास क्या दिख रहा है? ds। और अगर यहाँ पर चार्ज q रखा हुआ है मेरे पास, तो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा मेरे पास? रेडियली आउटवर्ड्स। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरे पास रेडियली आउटवर्ड्स ही आ गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है डिफाइंड है मेरे पास क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर ए सरफेस ई डॉट डी एस। एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर ये सर्कल है। अगर ये सर्कल नहीं होता, तो इस सर्कल नहीं होने का मतलब क्या होता है मेरे पास? कि ये नॉर्मल इंटीग्रल है। पर यहाँ पर एक सर्कल है, सर्कल यानी कि क्लोज्ड, यानी कि सरफेस जो है मेरे पास क्लोज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ऐसे देखें, ये ऐसा, तो ये क्लोज सरफेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी बंद है, यहाँ से भी बंद है, यहाँ से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी, और इस साइड से भी, हर साइड से ये बंद है। तो ये क्लोज सरफेस है। पर अगर हम लोग ऐसा देखें, एक हेमिस्फेयर जो कि अंदर से है और यहाँ पर ओपन है, तो इस सरफेस में हम लोग नहीं लगाएंगे। इस सरफेस में अगर हम लोग लगाना है तो इसको एक और सरफेस मारना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है कि ये क्लोज सरफेस है, किसी एक सरफेस से नहीं, पूरे जो सरफेस जितने भी कवर हो रहे हैं सर सरफेस से लगाना है हम लोग को। तो जो डीफाई होने वाला है मेरे पास, फ्लक्स होने वाला है, फ्लक्स क्या होगा मेरे पास? डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम लोग पिछले पार्ट में भी देख चुके हैं, पिछले पार्ट वीडियो में, कि फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है मेरे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग है, क्योंकि अगर हम लोग इस पॉइंट पे देखें तो इस पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड इस साइड है। अगर हम लोग किसी और पॉइंट पे देखें तो किसी और पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ से रेडियली आउटवर्ड्स ये आएगा। यहाँ पर मेरा सरफेस एरिया भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो एक चीज़ तो पता है हम लोग को कि किसी भी पॉइंट पे ले तो ds और e दोनों एक ही अलॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि दोनों रेडियली आउटवर्ड्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग, क्योंकि पूरा सरफेस एरिया का हर एक का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग है, इसलिए हम लोग पूरे का फ्लक्स ना निकाल के एक छोटे से पोर्शन का फ्लक्स निकालते हैं। ये छोटे से पोर्शन का फ्लक्स क्या हो गया? पूरा का फ्लक्स फाई है, तो इस छोटे से पोर्शन का फ्लक्स हो गया मेरे पास डी फाई। इस डी फाई का वैल्यू क्या होगा? इस छोटे से पोर्शन का एरिया क्या हो गया? ds। तो ये d हुआ है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है पूरे सरफेस पे, क्योंकि kq/r², ये सरफेस एरिया पे नहीं डिपेंड कर रहा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ये स्मॉल सरफेस पे ले रहे हैं हम लोग, इसलिए यहाँ ds वेक्टर, ये होगा मेरे पास d5। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या हो गया? थ्रू स्मॉल सरफेस ds, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ, सॉरी ये फ्लक्स का वैल्यू क्लोज सरफेस नहीं है, ये फ्लक्स का वैल्यू है मेरे पास ई डॉट ds।
टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब निकालना होगा तो हम लोग सरफेस इंटीग्रल करेंगे डी फाई का, और सरफेस इंटीग्रल डी फाई का मतलब ई डॉट डी एस। ये हो गया मेरे पास फाइनल रिजल्ट फ्लक्स के लिए। अब गॉस लॉ क्या है? अब हम लोग फ्लक्स समझ चुके हैं, अब हम लोग गॉस लॉ समझेंगे। तो गॉस लॉ इस पूरे सरफेस, ये जो सरफेस था मेरे पास, इस सरफेस के अंदर चार्ज कितना है मेरे पास? क्यू एनक्लोज्ड ये है। तो गॉस लॉ के अनुसार जो नेट फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स हम लोग कहाँ से निकाले हैं? यहाँ से। ये है मेरा नेट फ्लक्स ई डॉट डी एस पूरे सरफेस के ऊपर। तो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू होता है मेरे पास क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या? एप्सिलॉन नॉट वही परमिटिविटी ऑफ स्पेस का 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ये था इसका वैल्यू एप्सिलॉन नॉट का। तो ये यहाँ से मेरे पास ये वैल्यू को पुट कर रहे हैं और ये हम लोग का फाइनाइट का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये था मेरे पास गॉस लॉ। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है मेरे पास? जो नेट फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज सरफेस से, टोटल नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज एनक्लोज बाय दिस सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को देखना है कि क्या क्या समझने वाली बात है इस छोटे से इक्वेशन से। सबसे पहला, वैलिड फॉर एनी क्लोज सरफेस इररेस्पेक्टिव ऑफ शेप और साइज। यानी कि जो मेरा गॉस लॉ है वो शेप और साइज ऑफ सरफेस पे डिपेंड नहीं करता। यानी कि अगर हम लोग को यहाँ इस पॉइंट पे निकालना है हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चाहे हम लोग सिलेंड्रिकल ले लें, चाहे हम लोग सिलेंड्रिकल ले लें, चाहे हम लोग स्फेरिकल ले लें, या फिर हम लोग दोनों केस में दोनों मेरे पास क्या है? क्लोज्ड है। तो ये भी क्लोज्ड है मेरे पास और ये भी क्लोज्ड है। तो इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। बट ये क्या है मेरे पास? ओपन। तो इसको हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि वैलिड ओनली फॉर क्लोज सरफेस। तो कोई भी क्लोज सरफेस हो, शेप और साइज डिपेंड नहीं करता है, बट हम लोग किसी भी सरफेस को ले सकते हैं गॉसियन सरफेस। अगला जो पॉइंट है वो क्या है मेरे पास? ये जो सरफेस जो हम लोग लेते हैं इसको क्या कहते हैं हम लोग? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, ये जो सरफेस ले रहे हैं हम लोग इसको कहते हैं गॉसियन सरफेस। अगला जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मेरे पास? जो क्यू एनक्लोज है, वो क्यू एनक्लोज मतलब क्या है? सम ऑफ ऑल चार्जेस इनसाइड सरफेस। यानी कि ये जो सरफेस है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एग्जांपल से समझे तो ये क्यूब है, इस क्यूब के अंदर मेरे पास ये, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या? गॉसियन सरफेस। अगर ये मेरे पास गॉसियन सरफेस हुआ तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कौन कौन से चार्ज है? Q1 और Q3, और इसके बाहर कौन कौन से चार्ज है? Q2 और Q4। तो क्यू एनक्लोज कौन सा चार्ज होगा? क्यू एनक्लोज वो चार्ज होगा जो इस सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड है। तो इसके एनक्लोज्ड क्या है मेरे पास? Q1 प्लस Q3। अगर ये 4 कूलम है और ये -2 कूलम है तो हम लोग करेंगे 4 प्लस -2 अलॉन्ग विथ साइन, और हम लोग नेट चार्ज निकालेंगे यहाँ पर क्यू एनक्लोज टोटल क्या आने वाला है। ठीक है। तो जो अगला पॉइंट है मेरे पास वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू बोथ चार्जेस इनसाइड एंड आउटसाइड द सरफेस। अभी हम लोग क्या देखें? जो क्यू एनक्लोज था वो क्या था? सिर्फ इंटरनल चार्जेस जो सरफेस के अंदर में होगा, बस क्यू एनक्लोज उसी की वजह से। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू बोथ चार्जेस। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ चार्जेस की वजह से, Q1 Q3 भी और Q2 और Q4 भी। यानी कि E इज ड्यू टू Q1 Q3, ये तो हो गई। इसके साथ साथ जो आउटसाइड चार्जेस है सब के वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को मिलेगा गॉस लॉ से। गॉसियन सरफेस, अगला जो पॉइंट है मेरे पास, गॉसियन सरफेस कांट पास थ्रू ए डिस्क्रीट चार्ज बट कैन पास थ्रू कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट चार्ज मतलब अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रीट चार्ज मतलब फॉर एग्जांपल ये Q1, ये Q2, ये Q3, ऐसे ये जो पॉइंट पे हम लोग ये बता सकते हैं कि फॉर एग्जांपल Q1 2 कूलम है, ये 4 कूलम है और ये 1 कूलम है। तो हम लोग बता सकते हैं इस पॉइंट पे चार्ज मेरे पास इसी पॉइंट पे 2 कूलम है, इसी पॉइंट पे 4 कूलम है और इस पॉइंट पे 1 कूलम है। ये हम लोग बता सकते हैं। बट कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग किसी एक पॉइंट पे एग्जैक्ट चार्ज नहीं बता पाते क्योंकि वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी देखें तो ये इस पूरे रॉड में ये Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम लोग किसी एक पॉइंट पे बता नहीं सकते कि इस पॉइंट पे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे चार्ज कितना होगा। सिमिलरली अगर हम लोग को सरफेस एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी देखना है तो
ये कुछ ऐसा होगा। इस पूरे सरफेस पे चार्ज क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर हम लोग वॉल्यूम देखना चाहते हैं तो हम लोग को 3D ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा और इस पूरे वॉल्यूम में मेरे पास चार्ज क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये होता है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन और ये है मेरे पास डिस्क्रीट चार्ज। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग गॉसियन सरफेस कांट पास थ्रू डिस्क्रीट चार्जेस। यानी कि अब अगर हम लोग दूसरे एग्जांपल से देखें तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास सरफेस है, तो ये सरफेस अगर यहाँ पर इस सरफेस पे यहाँ पर 2 कूलम चार्ज है तो ये रॉन्ग हो जाएगा मेरे पास। क्यों? क्योंकि गॉसियन सरफेस कैनॉट पास थ्रू डिस्क्रीट चार्ज, क्योंकि ये डिस्क्रीट चार्ज है। बट सिमिलर यही अगर मेरे पास एक रॉड रहता जिसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, और अब हम एक ये बना दे गॉसियन सरफेस, तो ये यहाँ पर क्रॉस कर रहा है बट ये वैलिड है क्योंकि गॉसियन सरफेस कैन पास थ्रू, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या है मेरे पास, गॉसियन सरफेस कैन पास थ्रू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बट कांट पास थ्रू डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि ये वाला मेरा रॉन्ग हो जाएगा और ये वाला मेरा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है वो है इट इज़ बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, मेरे पास जो फोर्स होता है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है k q1 q2/r²। तो गॉस लॉ इस पे ही मेरा बेस्ड है। अब कैसे इस पे बेस्ड है वो कैसे हम लोग देखते हैं, क्योंकि गॉस लॉ में क्या इंक्लूडेड है, E, और E क्या होता है मेरे पास k q/r²। तो ये क्या हो गया मेरे पास 1/r² के प्रोपोर्शनल, यानी कि फाई क्या हो गया मेरा 1/r² के प्रोपोर्शनल, यानी कि फाई इज इक्वल टू q/ε0। ये पूरा क्या चीज़ पे बेस्ड है, 1/r² के। इसलिए हम लोग क्या कह रहे हैं कि इट इज़ बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये 5 पॉइंट था हमारा गॉस लॉ का। अगर आप लोग को एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ देखना है तो मेरे पास एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के मेरे चैनल में और वीडियोस है, आप लोग देख सकते हैं।